नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने जीव विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल दिया। रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन। ये एक ऐसी किताब है जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आई और कुछ को कह सकते हैं उतनी ही नापसंद। और इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से होती है, आखिर हम यहाँ हैं क्यों? देखिए, डार्विन ने हमें विकासवाद का एक ढांचा तो दे दिया था, लेकिन डॉकिंस ने जूम इन करके लेंस को एक बिल्कुल ही अलग जगह फोकस किया। उनका कहना है कि हम, आप, मैं, पेड़ पौधे, जानवर, सब के सब असल में सिर्फ सर्वाइवल मशीनें हैं। मतलब हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है और ड्राइवर सीट पर बैठे हैं हमारे जीन्स, और इस गाड़ी का बस एक ही मकसद है कि उन जीन्स को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। हाँ, बिल्कुल। और यही से इस किताब का सबसे ज्यादा विवादित और गलत समझा जाने वाला आइडिया आता है, सेल्फिश जीन, मतलब स्वार्थी जीन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जीन के अंदर कोई भावना है या वो सोच समझकर स्वार्थी फैसले लेता है। इसका मतलब बहुत ही मैकेनिकल है। प्राकृतिक चयन की दुनिया में सिर्फ वही जीन्स बचते हैं जो अपनी कॉपी बनाने में सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। तो वो जीन जो ऐसे शरीर बनाते हैं जो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, वो अगली पीढ़ी के जीन पूल में अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। बस यही उनका स्वार्थ है, अपनी संख्या बढ़ाना। हाँ। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। ये जो जीन केंद्रित नजरिया है, ये हमारे व्यवहार की उन गुत्थियों को कैसे सुलझाता है जो हमें हमेशा से परेशान करती आई हैं, जैसे परोपकार, परिवार के अंदर का झगड़ा और यहाँ तक कि अनजान लोगों के साथ सहयोग। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो इस पूरी थ्योरी के खिलाफ जाती हुई लगती है, परोपकार, दूसरों की भलाई करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद मधुमक्खी है। जब वो किसी दुश्मन को डंक मारती है तो उसके अंदरूनी अंग बाहर आ जाते हैं और वो मर जाती है। उसने अपनी पूरी कॉलोनी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये तो स्वार्थ का एकदम उल्टा हुआ। पहली नजर में तो बिल्कुल यही लगता है, लेकिन अगर हम जीन के चश्मे से देखें तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। देखिए, एक श्रमिक मधुमक्खी वो कभी खुद बच्चे पैदा नहीं करती, लेकिन उसकी कॉलोनी में जो हजारों दूसरी मधुमक्खियां हैं वो सब उसकी बहनें हैं। और मधुमक्खियों की जेनेटिक बनावट थोड़ी अलग होती है। इसकी वजह से एक बहन अपनी दूसरी बहन से 75% तक जीन साझा करती है, जबकि वो अपने बच्चों से सिर्फ 50% ही साझा करती है। एक मिनट, क्या कहा आपने? मतलब एक मधुमक्खी अपनी बहन से, अपनी होने वाली बेटी से भी ज्यादा जेनेटिक तौर पर जुड़ी हुई है? हाँ बिल्कुल, यही इसका सबसे जरूरी पॉइंट है। तो जब एक मधुमक्खी डंक मारकर मरती है तो वो अपने एक शरीर को कुर्बान करती है, सही है? लेकिन ऐसा करके वो अपनी हजारों बहनों को बचाती है जिनके अंदर उसके जैसे ही जीन्स की अनगिनत कॉपियां मौजूद हैं। तो उसका शरीर तो मर गया, पर उसके जीन्स का विशाल साम्राज्य फलता फूलता रहता है। ये व्यक्तिगत कुर्बानी जीन के लेवल पर एक बहुत ही कामयाब और कह सकते हैं स्वार्थी रणनीति है। अच्छा, तो ये किन सिलेक्शन का आइडिया है? रिश्तेदारों का चयन? मतलब प्रकृति उन जीन्स को बढ़ावा देती है जो अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं, एक तरह का जेनेटिक भाई भतीजावाद। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। इस पर जीव विज्ञानी जेबीएस हल्डिन का एक बड़ा मशहूर मजाक है। उनसे किसी ने पूछा कि क्या वो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान देंगे, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी जान एक भाई को बचाने के लिए तो नहीं देंगे, लेकिन 2 भाइयों या 8 चचेरे भाइयों को बचाने के लिए खुशी खुशी दे देंगे। 2 भाई या 8 चचेरे भाई? हाँ, सुनने में अजीब है, पर इसके पीछे का जेनेटिक गणित एकदम पक्का है। आप अपने भाई के साथ 50% जीन साझा करते हैं, तो 2 भाइयों में आपके 100% जीन की कॉपी मौजूद है। और चचेरे भाई से 12.5% साझा करते हैं, तो 8 चचेरे भाइयों में भी 100%। तो माता पिता का अपने बच्चों के लिए जो वो गहरा प्यार होता है, वो भी इसी जेनेटिक स्वार्थ का एक इमोशनल रूप है। ये तो रिश्तेदारों की मदद की बात हुई, पर सच तो ये है कि परिवारों के अंदर भी तो मतलब महाभारत चलती रहती है। हाँ, डॉकिंस कहते हैं कि ये प्यार भरी तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू संघर्ष का है। हाँ, और ये संघर्ष माता पिता और बच्चों के बीच भी चलता है। इसे बैटल ऑफ द जनरेशंस यानी पीढ़ियों का युद्ध कहा गया है। देखिए, एक माँ के नजरिए से उसके सभी बच्चे बराबर हैं, क्योंकि हर बच्चे में उसके 50% जीन हैं। वो चाहेगी कि वो अपने संसाधन जैसे दूध और देखभाल सब में बराबर बांटे, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिंदा रहें। सही बात है। लेकिन अब हर बच्चे के नजरिए से सोचिए, वो खुद से 100% संबंधित है, पर अपने भाई या बहन से सिर्फ 50%। इसलिए हर बच्चा चाहेगा कि उसे अपने भाई बहनों से थोड़ा ज्यादा मिले।
इसका कोई असली उदाहरण मतलब प्रकृति में ये कैसे दिखता है? सबसे क्लासिक उदाहरण है बच्चे का दूध छुड़ाना। वीनिंग। एक समय के बाद माँ दूध पिलाना बंद करना चाहती है ताकि वो अपनी ऊर्जा अगले बच्चे के लिए बचा सके, लेकिन बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय तक दूध पीना चाहता है। ये हितों का एक असली टकराव है। डॉकिंस ये तर्क देते हैं कि बच्चे ज्यादा रोने, नखरा करने या भूखे होने का नाटक करने जैसी रणनीतियां अपना सकते हैं। ये सब अपने हिस्से से ज्यादा पाने के लिए एक तरह के मनोवैज्ञानिक हथियार हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है और निराशाजनक भी। क्या इसका मतलब ये है कि परिवार के अंदर का जो प्यार है, त्याग है, सब कुछ बस एक जेनेटिक मतलब का खेल है? ये एक बहुत जरूरी बात है और यहाँ कंफ्यूज होना आसान है। डॉकिंस ये नहीं कह रहे कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए या प्यार जैसी भावनाएं झूठी हैं। वो बस ये समझा रहे हैं कि विकास के दौरान इन व्यवहारों की जड़ें कहाँ से आई हैं। ये एक वैज्ञानिक विवरण है, कोई नैतिक नुस्खा नहीं। ओके। यह बताता है कि चीजें क्यों हैं, ना कि कैसी होनी चाहिए। और ये संघर्ष सिर्फ पीढ़ियों के बीच नहीं है, बल्कि नर और मादा के बीच भी उतना ही गहरा है, जिसे बैटल ऑफ द सेक्सेस कहा गया है। अच्छा, नर और मादा के बीच का संघर्ष, ये कैसे काम करता है? इसकी जड़ बच्चे पैदा करने में लगने वाले शुरुआती निवेश के फर्क में है। मादा एक बड़े पोषक तत्वों से भरे अंडे में भारी निवेश करती है, फिर प्रेगनेंसी और देखभाल में भी उसी का ज्यादातर निवेश होता है। सही। वहीं नर लाखों करोड़ों छोटे शुक्राणुओं में बहुत कम निवेश करता है। हाँ। इस फर्क की वजह से दोनों की रणनीतियां अलग हो जाती हैं। नर की कामयाबी ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ संबंध बनाकर अपनी जीन फैलाने में हो सकती है। वहीं मादा को बहुत सोच समझकर चुनना पड़ता है। वो पिकी होती है। वो ऐसा साथी चुनना चाहेगी जो या तो बेहतरीन जीन दे ताकि उसके बच्चे मजबूत हों। इसे ही मैन स्ट्रैटेजी कहते हैं। ही मैन स्ट्रैटेजी। हाँ, या फिर वो ऐसा साथी चुनेगी जो वफादार हो और बच्चों के पालन पोषण में मदद करे, जिसे डोमेस्टिक ब्लिस स्ट्रैटेजी यानी घरेलू सुख की रणनीति कहते हैं। और प्रकृति में इसके कुछ क्रूर उदाहरण भी मिलते हैं ना? हाँ, बहुत। जैसे जब नर शेर किसी झुंड पे कब्जा करते हैं तो वो सबसे पहले पिछले नर के सभी शावकों को मार देते हैं। ऐसा करके वो मादाओं को जल्दी से अपने साथ प्रजनन के लिए तैयार कर लेते हैं। ये उन शावकों के लिए भयानक है, लेकिन उन नए शेरों के जीन्स के लिए एक बहुत सफल रणनीति है। और वो चूहों वाला उदाहरण भी है। ब्रूस इफेक्ट। हाँ, जहां एक गर्भवती मादा चूहे के पास अगर कोई नया नर चूहा आ जाए तो सिर्फ उसकी गंध से ही मादा का गर्भपात हो जाता है। बस गंध से? हाँ, ताकि वो नए ज्यादा ताकतवर नर के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो सके। ये सब जीन के स्तर पर चल रहे स्वार्थी संघर्ष के ही उदाहरण हैं। तो फिर उस सवाल पे वापस आते हैं। अगर हमारे जीन इतने स्वार्थी है और संघर्ष परिवार के अंदर तक है, तो फिर हम उन अजनबियों की मदद क्यों करते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं? हाँ, यहाँ पर डॉकिंस पारस्परिक परोपकार यानी रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म का सिद्धांत सामने लाते हैं। इसका मूल मंत्र बहुत सरल है, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। तुम आज मेरी मदद करो, मैं कल तुम्हारी करूंगी। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वैम्पायर चमगादड़ हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए हर रात खून पीना जरूरी होता है। अगर कोई चमगादड़ लगातार 2 रात भूखा रह जाए तो उसकी मौत हो सकती है। अच्छा। तो जिस रात किसी चमगादड़ को शिकार नहीं मिलता, उसका कोई साथी जिसे शिकार मिला हो अपने पेट से थोड़ा खून निकालकर उसे पिला देता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन इसमें उस दूसरे चमगादड़ का क्या फायदा? उसने तो अपना खाना बांट दिया। उसका फायदा भविष्य में है। आज मदद करने वाले चमगादड़ को पता है कि कल जब वो भूखा होगा तो शायद यही चमगादड़ उसकी मदद करेगा। ये सिस्टम सिर्फ उन प्रजातियों में काम कर सकता है जहां जीव एक दूसरे को पहचान सकते हैं, याद रख सकते हैं कि किसने मदद की थी और किसने धोखा दिया था। इसे समझने के लिए गेम थ्योरी की एक बहुत मशहूर रणनीति टिट फॉर टैट का इस्तेमाल होता है। टिट फॉर टैट, ये क्या है? ये एक बहुत ही सरल रणनीति है जो कंप्यूटर सिमुलेशन में बार बार जीतती है। ये अच्छी है क्योंकि ये हमेशा सहयोग से शुरुआत करती है। ये जवाबी भी है क्योंकि अगर सामने वाला धोखा दे तो ये तुरंत अगली चाल में उसे सजा देती है। ओके। लेकिन ये माफ करने वाली भी है। अगर धोखेबाज दोबारा सहयोग करे तो ये भी पुराना सब कुछ भूलकर सहयोग के लिए तैयार हो जाती है। और ये स्पष्ट है, विरोधी को आसानी से समझ आ जाता है कि ये क्या कर रही है। इन्हीं वजहों से ये रणनीति एक स्वार्थी दुनिया में भी लंबे समय के सहयोग को बढ़ावा देती है। तो अगर हम वापस अपने मूल सवाल पर जाएं कि इंसान क्यों है, तो इसका एक जवाब ये भी है कि हम सहयोग करने के लिए बने हैं,
क्योंकि हमारी जीन्स को पता है कि लंबा खेल खेलने में ही फायदा है। बिल्कुल, ये एक तरह का जेनेटिक व्यापारिक समझौता है, जैसे वो क्लीनर फिश और बड़ी मछलियों के बीच होता है। हाँ, वो उदाहरण भी है। छोटी क्लीनर फिश बड़ी शिकारी मछली के मुंह में घुसकर उसके दांतों से परजीवी साफ करती है, और बड़ी मछली उसे खाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे खाने का एक पल का फायदा भविष्य में बार बार मुफ्त में दांत साफ करवाने के लंबे फायदे से कहीं कम है। ये सब तो समझ में आता है कि जीन कैसे काम करते हैं, धीमी गति से पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन हमारी दुनिया में तो चीजें पलक झपकते ही बदल जाती हैं। कोई गाना, कोई आइडिया, कोई फैशन, इसकी रफ्तार तो जैविक विकास से बिल्कुल मेल नहीं खाती। क्या डॉकिंस का सिद्धांत इसे भी समझा पाता है? हाँ, और इसके लिए डॉकिंस एक बिल्कुल नया और मैं कहूंगा क्रांतिकारी आइडिया पेश करते हैं, मीम। मीम? हाँ, जैसे जीन जैविक जानकारी की इकाई है जो डीएनए के जरिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वैसे ही मीम सांस्कृतिक जानकारी की इकाई है जो नकल यानी इमिटेशन के जरिए एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आजकल इंटरनेट पर कोई ट्रेंड, कोई वायरल डांस चैलेंज या कोई राजनीतिक नारा जो रातों रात फैल जाता है, वो भी एक मीम है? एक ऐसा विचार जो अपनी परवाह करता है, हमारी नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कोई धुन जो आप गुनगुनाने लगते हैं, बच्चों के खेल, कोई तकिया कलाम, कपड़े पहनने का स्टाइल, ये सब मीम है। मीम भी जीन की तरह ही रेप्लिकेटर हैं। उनका भी अपना एक तरह का विकास होता है। जो मीम आकर्षक होते हैं, आसानी से याद रखे जा सकते हैं या हमारी भावनाओं को छूते हैं, वो मीम पूल में ज्यादा सफल होते हैं। उनकी नकल ज्यादा होती है और वे तेजी से फैलते हैं, ठीक एक वायरस की तरह। जैसे कोई धार्मिक विश्वास? डॉकिंस इसका उदाहरण देते हैं, जैसे नरक की आग का विचार। ये मीम हजारों सालों से बहुत सफल रहा है। क्यों? क्योंकि ये गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करता है और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे यह विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंचता रहता है। मीम को इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो सच है या नहीं, या वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, उसे बस फैलना है। ये तो संस्कृति के विकास को समझने का एक बिल्कुल नया और कुछ लोगों के लिए शायद डरावना तरीका है। एक मिनट, अब तक हम बात कर रहे थे कि जीन शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं, लेकिन क्या वे शरीर के बाहर भी असर डाल सकते हैं? ये विचार तो विज्ञान की सीमाओं को ही धुंधला कर देता है। और यही डॉकिंस के काम का शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा है। इसे एक्सटेंडेड फिनोटाइप का सिद्धांत कहते हैं। पहले फिनोटाइप समझिए। फिनोटाइप का मतलब है जीन का शारीरिक प्रकटन, जैसे आपकी आंखों का रंग। यह आपके जीन का नतीजा है। एक्सटेंडेड फिनोटाइप का मतलब है कि एक जीन का प्रभाव उसके शरीर की दीवारों से बाहर दुनिया तक फैल सकता है। शरीर के बाहर मतलब कैसे? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण कैडिस फ्लाई का लार्वा है। ये लार्वा नदी की तलहटी से छोटे छोटे पत्थर, टहनियां, ये सब चुनकर अपने चारों ओर एक मजबूत सुरक्षात्मक घर बनाता है। अच्छा। उस घर का आकार कैसा होगा, वो कितना मजबूत होगा, ये सब उस लार्वा के जीन तय करते हैं। तो वो पत्थर का घर जो उसके शरीर का हिस्सा नहीं है, वो भी उसके जीन्स का ही एक बाहरी प्रकटन यानी एक्सटेंडेड फिनोटाइप है। इसी तरह ऊद बिलाव जो बांध बनाता है, वो बांध उसके जीन्स का एक्सटेंडेड फिनोटाइप है। तो मकड़ी का जाला भी उसके जीन्स का एक्सटेंडेड फिनोटाइप हुआ। बिल्कुल। और ये और भी आगे जाता है। सोचिए उस पैरासाइट के बारे में जो एक चींटी के दिमाग में घुसकर उसके व्यवहार को कंट्रोल करता है। वो पैरासाइट चींटी को मजबूर करता है कि वो घास की पत्ती के सिरे पर चढ़कर बैठ जाए, ताकि कोई चरने वाली गाय उसे घास के साथ खा ले, ताकि वो गाय के पेट में पहुंच सके। गाय के पेट में पहुंचकर ही वो पैरासाइट अपना जीवन चक्र पूरा कर सकता है। तो वो आत्मघाती व्यवहार चींटी का नहीं है, वो उस पैरासाइट के जीन का एक्सटेंडेड फिनोटाइप है जो चींटी के शरीर को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो द सेल्फिश जीन की इस यात्रा से ये साफ है कि जीवन को देखने का ये एक बहुत शक्तिशाली और परेशान कर देने वाला नजरिया है। ये हमें एक ऐसी मशीन के रूप में दिखाता है जिसे स्वार्थी जीन्स ने सिर्फ अपनी कॉपी बनाने के लिए प्रोग्राम किया है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि हम इसे निराशावादी दृष्टिकोण न माने। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि सहयोग और परोपकार जैसे जटिल सामाजिक व्यवहार भी आखिरकार कैसे विकसित हो सकते हैं। ये हमें ये नहीं बताता कि हमें स्वार्थी होना चाहिए, बल्कि ये हमें हमारी गहरी प्रवृत्तियों के बारे में जागरूकता करता है,
ताकि हम उन्हें समझ सकें और अगर चाहें तो उनसे ऊपर उठ सकें। और डॉकिंस किताब के अंत में एक विचार के साथ हमें छोड़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद भरा है। हाँ, वो कहते हैं कि हम इंसान शायद पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपने स्वार्थी रेप्लिकेटर्स के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। हमारी चेतना, हमारी दूर तक सोचने की क्षमता और हमारी संस्कृति, ये हमें अपने जैविक प्रोग्रामिंग से ऊपर उठने की एक अभूतपूर्व क्षमता देते हैं। जब हम गर्भ निरोधक का उपयोग करते हैं तो हम एक तरह से अपने जीन्स के अंतिम आदेश के खिलाफ विद्रोही कर रहे होते हैं ना। हमारे जीन हमें कहते हैं बच्चे पैदा करो, लेकिन हमारा चेतन मस्तिष्क कहता है नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी जैविक नियति के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं तो उस विद्रोह की सीमाएं क्या हैं, और अपनी स्वार्थी जीन की जड़ों को जानते हुए भी हम जानबूझकर किस तरह का समाज बनाना चुन सकते हैं।